स्वामी जी, ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये मैं अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताना चाह रहा हूँ कि 3 अगस्त को भारत सरकार की अधिकृत संस्था ने, भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को देश के समस्त सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के समकक्ष वैधानिक रूप से कर दिया। इसकी वैधानिक मान्यता। इसलिए अब ये जैसे सीबीएसई, आईसीएसई की मान्यताएं लोग बोर्ड से लेते थे और सारे राज्य सरकारें उनको एनओसी देती थी, वही प्रक्रिया भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में भी अपनाई जाएगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है bsb.org.in। उस पर जाने पर सभी स्कूल के संचालकों को फॉर्म भी उस पर उपलब्ध है, वो उस पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, हर राज्य सरकार अपनी एक नियम प्रक्रिया बना रखी है, क्योंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। 3 सूची है ना संविधान में विभिन्न कार्य क्षेत्रों की, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची में भारत सरकार को अधिकार होता है, लेकिन उसमें कुछ नियम बनाने की छूट राज्य सरकारों को भी होती है। इसलिए राज्य सरकारें अपनी भौगोलिक स्थिति और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कुछ नियम बनाते हैं कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतने कक्ष होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड और आसाम में भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर 2 एकड़ लैंड समतल नहीं मिल सकती, फिर ट्राइबल एरिया में नहीं मिल सकती, लेकिन यूपी में, बिहार में मिल सकती है, गुजरात में मिल सकती है, मध्य प्रदेश में मिल सकती है। तो वो ये जो क्षेत्रफल है या जो स्थान है, इसके मानक निर्धारित हैं, वो हमारी वेबसाइट पर अंकित है। आप उसको पढ़ लें और उसके आधार पर अप्लाई करें। उत्तराखंड में हम तत्काल मान्यता दे सकते हैं, एफिलिएशन। बाकी स्टेट्स में उनके एनओसी देने वाले बोर्ड की सूची में वो हमारे नाम को भी पोर्टल में डाल दें। इसके लिए सभी चीफ सेक्रेटरीज को पत्र चला गया। मुझे लग रहा है कि ये औपचारिकता भी 1 आध महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम अगले एकेडमिक सेशन से 1 अप्रैल 2023 से पूरी तौर से विद्यालयों को अपने अनुसार, अपनी गाइडलाइन के अनुसार योग अध्यात्म को केंद्र में रखते हुए, संस्कृत को केंद्र में रखते हुए, एक बिंदु बहुत संक्षेप में स्वामी जी आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा भारतीय शिक्षा बोर्ड में जाने पे अंग्रेजी भाषा में पिछड़ जाए। एक अभिभावकों का बहुत एक मन में शंकाएं रहती हैं। कुछ फोन भी कल आए थे। उनको मुझे बताना है कि भारत सरकार ने जो त्रिभाषा फार्मूला रखा है, हमने उसमें संस्कृत को तो अनिवार्य इसलिए किया है कि भारत की व्यापक विशाल ज्ञान संपदा संस्कृत के वांग्मय में ही निहित है। इसलिए जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, वह अपने भारत की ज्ञान परंपरा को सतह पर स्पर्श कर सकता है, गहरी डुबकी नहीं लगा सकता। और संस्कृत पढ़ने से बुद्धि का भी सहज विकास होता है, बौद्धिक प्रतिभा का भी एक बड़ा तत्व है। वो इसलिए तत्व है स्वामी जी कि जो दुनिया का पहला फोनेटिक्स, पहला व्याकरण किसी भाषा का हुआ तो संस्कृत का हुआ। और आज कंप्यूटर के वैज्ञानिक भी मानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग भी मानते हैं कि सबसे सहज भाषा टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई है, वैज्ञानिक है, तो संस्कृत है। तो संस्कृत इसलिए अनिवार्य रखा गया है। लेकिन हमने संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, हर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज भी हमारे यहाँ सम्मान मिले। इन 4 भाषाओं में से किन्हीं 3 भाषा को लेना है। और इसके अलावा हम स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच को भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के बीच में कुछ महीनों का इतना कोर्स चला देंगे कि उसे बेसिक फंडामेंटल जानकारी उन भाषाओं की भी हो जाए। ऐसा क्यों? मैं पूज्य स्वामी जी के अनुमति से कहना चाहूंगा कि संस्कृत पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हमने देखा है, इस समय जब मैं ढूंढ रहा हूं पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े समर्थ विद्वान जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, वो आधुनिक विज्ञान में तो बहुत सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा से उसको जोड़ने में अपनी अक्षमता अपना व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं, असमर्थता व्यक्त करते हुए, कि यदि हम संस्कृत काश पढ़े होते तो हम शायद और अधिक बेहतर विद्वान और समग्र विद्वान हो सकते। इसलिए बना रहे हैं। दूसरा, अन्य भाषाओं को क्यों पढ़ा रहे हैं? एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाएंगे। उनको मैं ये विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा
कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, परमहंस योगानंद क्यों पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम फहराने में सक्षम हुए? क्योंकि उन्हें विदेशी भाषाएं भी आती थीं। यदि हम मात्र अपनी भाषा के ज्ञाता हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, अपने भाषा भाषी लोगों के बीच में ही हम अपने दर्शन को पहुंचा पाएंगे। लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर अगर भारत की ज्ञान परंपरा का ध्वज फहराना है तो हमें विदेशी भाषाओं में भी निष्णात होना पड़ेगा। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है वैश्विक नागरिक, भारतीय दृष्टिकोण। बल्कि बस अंतिम बात एक मैं कह रहा हूं कि भारतीय दृष्टिकोण वैश्विक नागरिक ही नहीं, बल्कि एक कदम उससे आगे मैं स्वामी जी कह रहा हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पढ़ेगा बढ़ेगा वह कॉस्मिक सिटीजन होगा, ब्रह्मांडीय नागरिक होगा। वो अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ अपने को इकाई मानेगा, मात्र एक मानव मात्र की इकाई नहीं मानेगा। वो और समग्रता से उसका व्यक्तित्व योग अध्यात्म के साथ विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हुए, समस्त दर्शकों की आस्था को प्रणाम करते हुए, समस्त अभिभावकों को प्रणाम करते हुए, शिक्षा से जुड़े हुए समस्त संगठनों को प्रणाम करते हुए अंत में ये अनुरोध करूंगा कि जो पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पंच प्राण, उसको अगर पूर्णता देनी है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा पद्धति से जुड़ें और पूर्ण शैक्षिक स्वाधीनता पूर्ण करें, ताकि हमारे सभी महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि दयानंद की जो इच्छाएं थी और जो हमारे बलिदानियों की, शहीदों की इच्छाएं थी, उसके अनुरूप भारत का शिल्प कर सकें। बहुत बहुत प्रणाम।